लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर उसमें वर्ड आ रहा था ऑनकोटिक प्रेशर का भी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से था? फ्लूइड का, उस फ्लूइड की वजह से जो कि आपके वेसल्स के अंदर था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से था? सोल्यूट्स की वजह से था। देन कोलॉइड प्रेशर, कोलॉइड्स की वजह से था। सोल्यूट और कोलॉइड में जो पार्टिकल साइज है उसका डिफरेंस है। कोलॉइड में पार्टिकल साइज लार्जर होता है, सोल्यूट में पार्टिकल साइज स्मॉलर होता है। कोलॉइड प्रेशर यूजुअली हम कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स, लेकिन डिफरेंट बुक्स में ऑल्टरनेटिवली ऑस्मोटिक प्रेशर को और कोलॉइड प्रेशर को ऑल्टरनेटिवली भी यूज़ किया गया है। सो तीन प्रेशर्स का अगेन आज जिक्र आएगा, दैट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दी ऑनकोटिक प्रेशर। हम एडीमा डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से। अभी तक आप लोग लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने एक जर्नल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, प्रेशर्स को डिस्कस किया था, एडीमा को डिस्कस किया था। एडीमा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जी, एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर और आपके सेल्स के अंदर, लेकिन हम डिफरेंट बुक्स उठा कर देखते हैं उसमें मोस्टली दिया है जी कहाँ पर हो जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। पर आपको पता है जी इंट्रासेल्यूलर भी फ्लूइड एक्यूमुलेट कर सकता है, दैट इज़ आल्सो द रीज़न ऑफ एडीमा। इन दोनों साइड्स में से सबसे ज़्यादा कॉमन साइड कौन सी है एडीमा की? दैट इज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये थोड़ी सी एक डिस्कशन थी। फिर जर्नल हम लोगों ने एक डिस्कशन की लिम्फेटिक सिस्टम की भी, अगेन थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जिसका लास्ट लेक्चर क्लियर है सिर्फ उसी को एडीमा आज के लेक्चर में समझ आएगी। सो एडीमा, सबसे पहले जब आप अपनी बुक खोली, एडीमा की 3 रीजंस आपके ऑथर ने डिस्कस की हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ द इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हम लोग ने डिस्कस किया था जो आपकी ये वेसल है, इस वेसल के अंदर अगर आपका फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, डेफिनेटली फ्लूइड आपके वेसल से बाहर आ जाएगा। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा? फ्लूइड को क्यूमुलेट कर देगा वेसल्स के बाहर, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ये एक रीज़न आ गई। देन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एक रीज़न है जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई है। कंक्लूजन इसका यही है जो हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपके पास टिश्यू है, टिश्यू से फ्लूइड को कौन सा सिस्टम उठाता है? दैट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ने उठा के दोबारा जिसको सर्कुलेशन के अंदर लेकर आना है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो डेफिनेटली कौन सा सिस्टम आपके फ्लूइड को टिश्यूज़ की स्पेसेस से उठाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस से कोई भी फ्लूइड को फिर नहीं उठाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट करता रहेगा स्पेस में और फिर भी एडीमा के चांसेस हैं। देन जी अगेन रीज़न है रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा मीन्स हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? वेसल्स के अंदर की बात करें। वेसल्स में जी हमें चाहिए था ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा चाहिए था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम चाहिए था विद इन दी वेसल्स। तो अगर तो इसके ऑपोजिट कंडीशन आ जाए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, तब भी आपके पास एडीमा के चांसेस हैं। ठीक है, ये वो डिस्कशंस थी जो हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब बच्चों बस हम लोगों ने आज के लेक्चर में एक किस्म की बुक रीड करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लियर कर लिया था। जब आपने बुक उठाई, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट बस ये है कि आप लोगों ने क्लियर करने, हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसकी एक रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आएंगे वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपने बुक खोली तो बुक के अंदर मेंशन था, आपके ऑथर ने किया कि जी अप्रॉक्सीमेटली आपका जो बॉडी वेट है, डेफिनेटली आपकी बॉडी वेट कैसे बनता है? फैट्स भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, टिश्यूज़ भी हैं, तो आपका टोटल बॉडी वेट कहेंगे ना उसे। अगर आप अपने टोटल बॉडी वेट में से फैट को एक्सक्लूड कर दें, फैट के वेट को निकाल दें, तो आपके पास बच्चों आता है दैट इज़ दी लीन बॉडी वेट। ठीक है, इसको हम कहेंगे लीन बॉडी वेट। अब क्या जी आपके ऑथर ने इसके अंदर मेंशन किया है कि अप्रॉक्सीमेटली, अब आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज़ याद रखने जाना, 60% ऑफ लीन बॉडी वेट, आपके जो बॉडी वेट है उसका जो 60% है दैट इज़ वाटर। यानी कि अब आपको पता चल गया ज़्यादा जी आपकी बॉडी के अंदर वाटर है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आप रॉबिन्स वो अपनी लिपिनकॉट में देखोगे तो एक प्रॉपर इसकी डायग्राम दी गई है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है जी, अब इसमें ऑथर ने कहा जी हमें समझ आ गई लीन बॉडी वेट किसको कह रहे हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फिजियोलॉजी के अंदर क्लियर है
कि आपका जो टोटल बॉडी वेट है अगर उसमें से फैट के वेट को एक्सक्लूड कर दें तो आपके पास लीन बॉडी वेट आ जाता है। इसका जो 60% है, इस लीन बॉडी वेट का जो 60% है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ विच फ्लूइड, वाटर। ये वाटर के ऊपर कंपोज्ड है, ठीक है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट, आप लोगों ने लिपनकॉर्ड में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये टेबल दिया हुआ फिगर दी थी, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द फ्लूइड, अब ये ब्लॉक्स जो हैं बच्चों फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह लिपनकॉर्ड की ही ये डायग्राम है। अब देखो ज़्यादातर फ्लूइड आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये इस ब्लॉक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंट्रासेल्यूलर वॉल्यूम। अच्छा, ये जो 60% वाटर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आपको कहाँ पे मिलेगा, विद इन दी इंट्रासेल्यूलर मीन्स विद इन दी सेल्स आपको मिलेगा। अच्छा, अब बकाया आपको फ्लूइड कहाँ पे मिल रहा है, बकाया फ्लूइड अब हमने डिवाइड करना है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया जी 60% जो आपका वाटर था वो कहाँ पर है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के कंपैरेटिवली ये जो फ्लूइड है आपका ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर, इंट्रासेल्यूलर स्पेस के अंदर, ठीक है। अब जी बकाया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से अब हम लोगों के पास दो स्पेसेस आ जाती हैं, जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द सेकंड वन इज द प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। अब इन दोनों में से फ्लूइड कहाँ पर ज़्यादा है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ज़्यादा है, देन जी आपको मिलेगा वेसल्स के अंदर। यानी कि अगर आपका टोटल बॉडी वाटर जो है अगर हम काउंट करें तो हमें वहाँ से पता चलता है जी आपकी वेसल्स के अंदर इतना फ्लूइड ही नहीं है जितना कि आपका इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है, जिससे कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम ने उठाना है, ठीक है। अब हमें एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए जी, इंटरस्टिशियल स्पेस में तो आगे फ्लूइड ज़्यादा है तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम विल वर्क कंटिन्यूसली कि फ्लूइड एक्यूमुलेट ना कर जाए। अगर तो कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि फ्लूइड यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट कर गया, देन आप किस कंडीशन की तरफ चले जाएंगे, दैट विल बी एडीमा। क्लियर बच्चों, ये हम लोग ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसलिए मैंने दोबारा इसकी डायग्राम दूसरी वाली ड्रॉ नहीं की। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर अगेन ऑथर ने एक जो पॉइंट समझने वाला था हमने देख लिया, जिसने कहा लीन बॉडी वेट क्या है, जो आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था। अब जी नेक्स्ट लाइन में आपको ऑथर क्या कह रहे हैं जी, एडीमा। एडीमा क्या है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन विच स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है, देन दिस इज एक्चुअली दी एडीमा। लेकिन आप लोगों ने दूसरी डेफिनेशंस भी पढ़े हैं जी, ऐसा नहीं है कि खाली इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट कर जाएगा, बल्कि इंट्रासेल्यूलरली भी एक्यूमुलेट कर सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर एडीमा कहाँ देखा गया है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट में जो ऑथर ने क्या कहा है, आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है। अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड में आपका क्या प्लाज्मा फ्लूइड भी आ रहा है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ रहा है। अब इस फ्लूइड के बारे में आपका ऑथर रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में क्या डिस्कस कर रहा है बच्चों, कि ये जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट साथ ही साथ कर जाता है कहाँ पर, आपकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर। हम लोगों ने डिस्कस किया टिश्यूज़ के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है। आपको पता है जी आपकी बॉडी के अंदर कैविटीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है। अब ऑथर ने एग्जांपल्स कौन सी दी, आपके जहन में क्या आता है, कैविटीज़ कौन कौन सी हैं आपकी बॉडी के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा हमने, लंग्स के इर्द गिर्द लाइनिंग है, कवरिंग्स हैं। अच्छा, वो कवरिंग्स मिलकर कैविटीज़ बनाती हैं। आपके हार्ट के इर्द गिर्द लेयर्स हैं, वो लेयर्स कैविटीज़ बनाती हैं, ठीक है। अब कैविटीज़ का नाम क्या है, प्रॉपर नेम क्या है जो बच्चों आपके फिजियोलॉजी में भी है, दैट इज़ दी, सबसे पहले देखो इसके अंदर आ रहे हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंग्स को जी। अब डायग्राम देखो आपके, ये हैं लंग्स, ओके, ये हैं बच्चों लंग्स। लंग्स के इर्द गिर्द आपको एक बिल्कुल लंग्स को जिस लाइनिंग ने कवर किया है, इसको हम कौन सी लेयर कहते हैं, इस लेयर का क्या नाम है, प्लूरा। वो प्लूरा दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग्स, जिसने लंग्स को कवर किया है, इसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा। आपको ऑलरेडी पता है
ठीक है। उसके बाद एक और लाइनिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। अब देखो ये लेयर और इस लेयर, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक कैविटी बन गई है ना। अगर इस कैविटी के अंदर बच्चों फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है तो इसको हम कहेंगे जी दिस इज द एडीमा। मोर प्रिसाइजली कौन सा एडीमा है, दैट इज हाइड्रोथोरैक्स है, ठीक है। इसको हम कहेंगे हाइड्रोथोरैक्स। आपकी थोरैक्स कैविटी में, आपके लंग्स की कैविटी में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया है, एडीमा हो गया है। सो इस एडीमा को मोर प्रिसाइजली हम कहेंगे हाइड्रोथोरैक्स। अच्छा, कैविटी के अंदर बच्चों जो फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है उस फ्लूइड को मोस्टली हम कहते हैं दीज आर द इफ्यूजन्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इफ्यूजन्स। अगर आप पीछे जाओ ना अपने स्लाइड के अंदर तो उसमें लिखा भी हुआ आपके ऑथर ने कि बॉडी कैविटीज़ में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है और इसको यूजुअली इस फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं दीज आर दी इफ्यूजन्स। कि फ्यूजन्स हैं आपकी कैविटीज़ के अंदर, फ्यूजन वर्ड आ गया। अच्छा, आपको पता चल गया जी कैविटीज़ में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। एक कैविटी जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस की वो कौन सी कैविटी थी, प्लूरल कैविटी, ठीक है। प्लूरल कैविटी में जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडीमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मोर प्रिसाइसली इसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, दैट इज़ दी हाइड्रोथोरैक्स। अच्छा जी, अब आ जाएं जी हार्ट की लेयर्स के ऊपर, हार्ट की लेयर्स के ऊपर आ जाएं। अब आपके हार्ट को भी लाइनिंग्स ने कवर किया हुआ है, ओके। कौन कौन सी हार्ट की जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट प्रॉपर्ली आपके पास हार्ट है, हार्ट को जिस लेयर ने कवर किया है सबसे पहले उस लेयर का क्या नाम आ जाएगा, ऑर्गन को जिस लेयर ने डायरेक्टली कवर किया उसको हम क्या कह रहे हैं, विसरल पेरिकार्डियम, ओके। अब विसरल पेरिकार्डियम ये जो ब्लू कलर में इंडिकेटेड है, इसके बाद दूसरी लेयर कौन सी आ रही है, पैराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। अब इन दोनों के दरमियान आपके पास एक स्पेस आ गई है, ठीक है। अब इस स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट कर सकता है, ओके, यानी कि फिर फ्यूजन आ गई इधर। तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर अगर आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है दैट इज़ द इफ्यूजन। और मोर साइंटिफिकली इसको हम कहेंगे दिस इज हाइड्रो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाइड्रोपेरिकार्डियम, ओके। हाइड्रोपेरिकार्डियम अब डिफाइन कैसे करोगे, एन एक्सेस ऑफ वाटरी फ्लूइड इन दी पेरिकार्डियल कैविटी, क्लियर। ये बच्चों कैविटीज़ हैं जो आपके ऑथर ने जिसकी एग्जांपल डिस्कस की है। देन जी आपके ऑथर ने आगे डिस्कस किया कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी, आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है, एब्डोमिनल कैविटी में भी आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है। कैसे कैविटी कैसे बनती है, डेफिनेटली वो भी लेयर्स से बनती है। विसरल पेरिटोनियम जिसने आपके एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स कौन कौन से, स्टमक, ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ट्रांसवर्स कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, लिवर एंड स्प्लीन को कवर किया है। जिस लेयर ने डायरेक्टली कवर किया उसको हमने कह दिया दिस इज दी विसरल पेरिटोनियम। और उसके बाद जिसने कैविटी को पेरिफेरी से कवर किया उसको हम क्या कह रहे हैं, पैराइटल पेरिटोनियम। इन दोनों लेयर्स के दरमियान आपके पास कैविटी आ गई है। अगर इस कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एडीमा या इफ्यूजन, ठीक है। अब इस फ्लूइड एक्यूमुलेशन को विद इन दी एब्डोमिनल कैविटी ऑथर ने कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट किया, हाइड्रो पेरिटोनियम। देखो हर एक फ्लूइड में, हर एक कैविटी के अंदर वर्ड आ रहा है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर एक्यूमुलेट कर गया। सो दिस इज दी हाइड्रो पेरिटोनियम। या फिर इसको दूसरा वर्ड क्या लिखा है, एसाइटीज। दूसरा वर्ड क्या है, एसाइटीज। ये वर्ड आपने भूलना नहीं। अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछ लूँ या एमसीक्यूज में पूछ लूँ एसाइटीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके फ्लूइड की एक्यूमुलेशन को विद इन दी एब्डोमिनल कैविटी। और कैविटीज़ में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन को हम कैसे ओवरऑल रिप्रेजेंट करते हैं, जर्नली बाय द वर्ड इफ्यूजन, ठीक है। जितनी भी कैविटीज़ के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन के लिए टर्मिनोलॉजीज आई उन सब में वर्ड आ रहे हैं हाइड्रो, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर दिया। अब आपने जी अक्सर इंटरनेट के ऊपर डायग्राम्स देखी हैं, फिगर्स देखी हैं कि ओवरऑल बॉडी में क्या है, एडीमा है, ओवरऑल स्वेलिंग है, ओवरऑल बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। अब इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी देखो क्या है, एनासार का। अब एनासार के ऐसे लग रहा है ना आपकी बिन्नी, आपकी स्किन में
फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी तभी तो ओवरऑल एक लुक आई है ना स्वेलिंग की। एनएसआर का को जी अब पूरी बॉडी में है, दैट इज अब हम कहेंगे दिस इज, कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द जर्नलाइज्ड एडीमा। ओके, दिस इज जर्नलाइज्ड एडीमा। इसमें क्या होगा जी, फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाएगा, देयर इज स्वेलिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। किस वजह से होगी, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से होगी। साथ ही दूसरी कंडीशन क्या लिखी है, फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट कर जाता है विद इन दी बॉडी कैविटीज़। ठीक, बॉडी की कैविटीज़ में फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया। अब आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसकी स्वेलिंग होगी, यानी कि बीनीथ आपकी जो स्किन है वहाँ पे भी आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया है। सबक्यूटेनियस टिश्यू किस चीज़ को कह रहे हैं बच्चों, एनाटॉमी में गेन आप लोगों ने पढ़ा, जो आपकी स्किन की डीपेस्ट लेयर है उसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आप अपनी बुक देखोगे, बुक के अंदर बच्चों ऑथर ने अब हम एक टेबल ड्रॉ की है, टेबल बनाया है। उस टेबल ने डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस लिखी हैं कि जी इन डिजीज़ कंडीशन में आपको एडीमा हो सकता है। ठीक है, अब हर एक डिजीज़ कंडीशन अगर मैं करूँ ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF, अच्छा अब वो कैसे एडीमा कॉज करेगा, उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। अल्टीमेटली जी क्या है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट करना है। तो ये टेबल एक दफ़ा आप गो थ्रू करना। इस टेबल के अंदर जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं वो हम टेक्स्ट के अंदर भी अभी पढ़ते हैं। ठीक है, इस टेबल को आपने देखना है। अब जो ऑथर क्या डिस्कस कर रहा है आपके बुक के अंदर कि आपके पास जो इन्फ्लेमेशन है, जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम एडीमा से कोरिलेट करेंगे। ओके, इन्फ्लेमेशन को एडीमा से कोरिलेट करेंगे। हम एडीमा पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा जी एडीमा इन्फ्लेमेटरी एडीमा भी हो सकता है, साथ ही साथ नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि खाली इन्फ्लेमेशन की ही वजह से एडीमा हो, इन्फ्लेमेशन नहीं है तब भी एडीमा के चांसेस हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन डिस्कस किया, आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि इन्फ्लेमेशन जो है वो एडीमा कैसे कॉज करेगी। आपकी जो जी ये आपकी वेसल्स हैं उसमें क्या होगा, उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ा हुआ है तो आपका जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा आपके वेसल्स से। जी मेन रीज़न है कि आपके जो वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ चुकी है, लीकेज आ गई है, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड आपकी वेसल्स से निकल के आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गया है। ठीक है, ये जो ऑथर ने यही चीज़ें डिस्कस किया आपकी बुक के अंदर के आपके पास इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी इज़ द रीज़न ऑफ एडीमा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा। अब देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपकी जो वेसल्स हैं उसमें फ्लूइड है। अब फ्लूइड को डेफिनेटली प्रेशर से कंट्रोल कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दी ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें क्या चीज़ चाहिए थी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो, ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो विद इन दी वेसल्स। अगर देखो कोई कंडीशन ऐसे आ गई कि आपका ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, कौन से दो अपोजिंग फोर्सेस, वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इनका किसी किस्म का इम्बैलेंस हो जाए तो तब भी एडीमा होगा। कैसे होगा इस चीज़ को ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपकी वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा तो आपका फ्लूइड विद फ्रॉम दी वेसल्स के बाहर आ जाएगा। ओके, अब नॉर्मली क्या है कि आपका फ्लूइड जब वेसल्स के बच्चों बाहर आ जाएगा, आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड डेफिनेटली किसकी वजह से पॉसिबिलिटी है, बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, अब जी ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली फ्लूइड को कंट्रोल कर रहा है, मेनली कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, एट दी कौन से एंड के ऊपर, ये आपके पास सबसे पहले बच्चों देखो रेड में आपके पास ये एक वेसल दिखाई गई है। ओके, अब इस वेसल में आपको दो तरह के प्रेशर मिलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरी तरफ आपको मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर तो बच्चों आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्टियोरल एंड पे फ्लूइड को कंट्रोल कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, वेन्यूलर एंड पे।
इस साइड पे जी आपका जो मेन प्रेशर आपके फ्लूइड को कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वेन्यूलर एंड पे जो सा प्रेशर कंट्रोल कर रहा है आपके फ्लूइड को दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सैल्यूट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने क्या करना है बच्चों, देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने फ्लूइड को बाहर लेकर आना है, यही होगा ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कोशिश कर रहा है कि फ्लूइड जो है आपका वो आपकी वेसल्स में से बाहर आ जाए। दूसरी तरफ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, वेन्यूलर एंड पे यहाँ जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है कोशिश कर रहा है कि वो अंदर चला जाए। अब देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर आगे जाके मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन अभी से हम इसको देख लेते हैं। वेसल्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, फ्लूइड जो है अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अगेंस्ट दी वॉल ऑफ दी वेसल्स, तो फ्लूइड तो बाहर आएगा ना, ठीक है। अब वो फ्लूइड क्या कर रहा है, वो बाहर आ रहा है, लेकिन हमें एडीमा नहीं चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करे, वेन्यूलर एंड पे इसी फ्लूइड को ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आपकी वेसल्स के अंदर लेकर जा रही है। अब एक कॉमन सेंस की बात है बच्चों, जब आपके इस वेसल में से फ्लूइड बाहर आया, ठीक है, अब देखो आपके ब्लड के अंदर सल्यूट भी तो थे ना, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, आयंस थे, ठीक है। यहाँ से जब फ्लूइड बाहर आया तो क्या इधर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रह गया ना पीछे, इधर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई और बाहर वाटर आ गया। अब ये वाटर क्योंकि बाहर बढ़ गया है, अब ऑस्मोलैरिटी की वजह से क्या होगा कि इस रीजन में जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन अब कम है, क्योंकि अब ये डाइल्यूट हो चुका है, यहाँ से आपका फ्लूइड, आपका लिक्विड, आपका वाटर यहाँ से दोबारा से वेसल्स के अंदर जाएगा ऑस्मोलैरिटी की वजह से, ठीक है। अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था, बाहर आपका डाइल्यूटेड सोल्यूशन था। अब ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन क्या करेगा, यहाँ एक्सेसिव वाटर हो गया, ऑस्मोलैरिटी की वजह से, आयन कंसंट्रेशन की वजह से वाटर को कहेगा कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करो और वेसल्स के अंदर चले जाओ। यहाँ तक क्लियर है, ये फिजियोलॉजी वाला बच्चों कॉन्सेप्ट है। अब जी जब आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट इधर हो गया, आपके जी नॉर्मल एक मैकेनिज्म चल रहा है, फ्लूइड अगर आ रहा है तो फ्लूइड जा भी रहा है आपकी वेसल्स के अंदर, साथ ही साथ जी जो फ्लूइड थोड़ा बहुत एक्सेसिवली इधर एक्यूमुलेट हो रहा है उससे आपका लिम्फेटिक सिस्टम दोबारा से आपकी सर्कुलेशन के अंदर लेकर जा रहा है। इस तरह से आपकी बॉडी एक बैलेंस के अंदर चल रही है। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, हम लोगों ने एक वेसल बनाई, वेसल के अंदर हमने इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिस्कस किया, दैट वाज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड। फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस किया जिसमें वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी, कहाँ पे, बैक इनटू द वेसल्स, बैक इनटू द कैपिलरीज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अभी तक की सिर्फ बच्चों ये डिस्कशन थी। अब अगर आपके पास कंडीशन आ गई, अगेन वही बात ऑथर ने इधर रिपीट कर दी, रिपीट किया, वैसे डीमा में ना बार बार चीज़ें इसने रिपीट की हैं कि अगर आपके इस वेसल में अब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाता है, ओके, इधर अगर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो तब भी आप डीमा की तरफ चले जाएंगे। ये वाला प्रेशर अगर बढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा है, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर इस फ्लूइड को अंदर नहीं लेके जा सक रहा, तो तब भी आपके पास डीमा के चांसेस हैं। अच्छा, अब ऑथर ने ना आगे जाके कहीं जगह ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक और कोलॉइडल प्रेशर को ना एक तरह से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक हमें बहुत प्रिसाइजली डीपली जब हम लोग पढ़े ना, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर की वजह से है, ऑस्मोटिक प्रेशर सल्यूट की वजह से है, ठीक है, ऑनकोटिंग या कोलॉइडल प्रेशर कोलॉइड्स की वजह से, जिसके अंदर हम लोग प्रोटीन्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, आपका प्रोटीन का काउंट विद इन दी वेसल्स, एल्ब्यूमिन आपके विद इन दी वेसल्स ज़्यादा है, ठीक है, ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्लूइड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी तक? अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई आपके पास ऐसी बच्चों कंडीशन आ जाए कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है और ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वेन्यूलर एंड पे अगर कम हो गया है, तो अब वाटर बाहर ही रह जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर आ गया, क्योंकि ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर तो वापस से नहीं लेके जा रहा आपके फ्लूइड को आपकी वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से अब आपका ये फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया है और इस फ्लूइड को अब आपके लिम्फेटिक सिस्टम ने लेकर जाना है। कहाँ पे लेकर जाना है? दोबारा से आपकी सर्कुलेशन के अंदर, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्लियर यहाँ तक?
चले थोड़ी सा इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।